हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम जेएनयू की ओर से प्रकाशित 1 वीक सीरीज़ क्लासेस हमारी रहेगी 4th क्लासेस। वैसे हमारी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने बीए सेकंड ईयर के इतिहास के फर्स्ट पेपर को लेकर वीडियोज़ बना ली है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वीडियो को रेगुलर लगातार देखते रहिएगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है और अच्छे तरीके से समझते हुए हम इतिहास के दौर को पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस चौथी वीडियोज में हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। वैसे काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न हम उसको कह सकते हैं, तो उनको लेकर आज के इस वीडियोज में व्याख्या सहित डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर केवल और केवल 1 वीक सीरीज का काफ़ी टाइम से अध्ययन जारी रहा है और उसी के उद्देश्य से वैसे बीए फर्स्ट और बीए सेकंड दोनों के विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े भी। तो दोस्तों, इस सेशन को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं हम आज की इस वीडियोज को स्टार्ट करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिएगा क्लास को हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ में, आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिएगा, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और हुमायूं का अंत भी ठोकर खाकर हुआ, इस कथन की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, विभिन्न इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा और उनको पढ़कर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और उसका हुमायूं का अंत भी ठोकर खाकर हुआ, इस कथन का हमें क्या करनी है, समीक्षा करनी है। इसका हमें विवरण पेश करना है कि आखिरकार उसने कौन कौन सी ठोकरें खाई, ठीक है ना, और ठोकर खाकर किस प्रकार से उसका अंत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज के इस वीडियोस को इस प्रश्न से शुरू करते हैं, आंसर की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, ये तो बात हो रही है बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 में उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं भारत में नव स्थापित मुगल साम्राज्य का शासक था। दोस्तों, जब बाबर भारत में आया, यानी कि बाबर की मृत्यु के पश्चात, जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, कब हुई थी? 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में उसका सबसे बड़ा पुत्र, यानी कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं भारत में नव स्थापित, जो भारत में नया नया स्थापित हुआ था मुगल साम्राज्य, उसका क्या बना? शासक बन गया। समझ गए? यानी कि पहला शासक कौन था भारत के अंदर? मुगल साम्राज्य का जो स्थापना हुई तो वो बाबर था। उसका पहला शासक कौन था? बाबर था। लेकिन जो बाबर ने स्थापित किया मुगल साम्राज्य, तो बाबर का पुत्र है, तो वो उसका उत्तराधिकारी होगा। तो उसका पुत्र था हुमायूं। तो हुमायूं ने बाबर की सीट पर कौन बैठा? हुमायूं। ओके, सिंहासन पर बैठते ही, जैसे ही हुमायूं सिंहासन पर बैठा, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तरफ से उसे उत्तराधिकार में अनेक कठिनाइयां मिली। दोस्तों, एक और तो देखें तो हुमायूं को बहुत सारी क्या मिली? कठिनाइयां मिली। एक और तो कठिनाई मिली, तो दूसरी तरफ उसे अपनी चारित्रिक त्रुटियों के कारण इन कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा लिया। दोस्तों, हुमायूं के सामने एक तरफ तो कठिनाइयां थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी चारित्रिक त्रुटियों के कारण, उस हुमायूं की चरित्र की त्रुटियों के कारण एक और नई कठिनाइयों को बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप उसे दीर्घ काल तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। दोस्तों, हुमायूं को एक तरफ तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ रहा था और जब वो अब कोई शासक बनेगा तो उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आएगी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखें तो हुमायूं की जो चारित्रिक त्रुटियां थी, तो उसके कारण भी उसे क्या करना पड़ा? बहुत सारा अधिक कष्ट झेलना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप उसे दीर्घ काल तक दर दर ठोकरें खानी पड़ी। किसे? हुमायूं को अलग अलग दर यानी कि अलग अलग रास्तों पर उसे ठोकरें खानी पड़ी और लगभग 15 वर्ष तक सिंहासन से वंचित रहना पड़ा। दोस्तों, हुमायूं अपने चरित्र की
त्रुटियों के कारण और जो अपनी राज व्यवस्था में हो रही कठिनाइयों के कारण वो दर दर भटकता रहा और अपना राज्य छोड़ चुका, यानी कि गवा चुका। 15 वर्ष तक हुमायूं अलग अलग दर दर घूमता रहा, रास्ते रास्ते घूमता गया। लेकिन दोस्तों हुमायूं की जो कठिनाइयां थी उनमें हम बात करें तो हुमायूं को बादशाह बनते ही, हुमायूं जब बादशाह बनते ही उनके सामने जो कठिनाइयां आई उसका विवरण हम अब पढ़ते हैं और समझते हैं। साम्राज्य की विशालता। दोस्तों हुमायूं की जो साम्राज्य, बाबर ने जो साम्राज्य स्थापित किया था मुगल साम्राज्य, तो वो बहुत ही बड़ा था। अब बाबर का पुत्र जो हुमायूं है, तो ये हुमायूं, उनके सामने इतने बड़े शासन को संभालना बहुत ही कठिन कार्य था। तो उसके सामने ये पहली समस्या आई कि साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य बहुत ही विशाल था, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां। देखिए, बाबर ने हुमायूं के लिए जो साम्राज्य छोड़ा था वह काफी फैला हुआ था। उसमें भारत के भूभाग के अलावा मध्य एशिया के बल्ख, बदंसा, कुटंत, कुटंज आदि भाग भी शामिल थे। यानी कि दोस्तों भारत के भूभाग, पूरा पूरा भारत का जो भूभाग है उसका अधिकांश भाग बाबर ने जीत लिया था, बाबर के शासन में था। यानी कि हुमायूं कितने शासन कर चुका था, बाबर ने बहुत सारा इलाका जीत लिया। यानी कि पूरे पूरा भारत, देखिए भारत के भूभाग के अलावा मध्य एशिया भी बाबर ने जीत लिया था। यानी कि हुमायूं को उस इतने सारे एरिया को, भारत और मध्य एशिया दोनों को संभालना था। और उनमें दोस्तों दो नाम भी दे रखे हैं, एक है कुटंज है और एक है बल्ख, दोनों ये इसमें भाग आते हैं, आदि सम्मिलित थे। इतने विस्तृत साम्राज्य को संगठित एवं अनुशासित सैनिक शक्ति के बल एवं प्रबल युद्ध कौशल के द्वारा ही संगठित किया जा सकता था। दोस्तों ये इतना बड़ा साम्राज्य था कि इस विस्तृत साम्राज्य को संगठित करना, यानी इतने बड़े साम्राज्य को संगठित करना एवं अनुशासित सैनिक शक्ति के बल एवं प्रबल युद्ध कौशल के द्वारा ही संगठित किया जा सकता था। इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसके लिए शक्ति होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, सैनिक शक्ति भी, कौशल शक्ति होनी चाहिए। यानी कि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए एक संगठन, एक सैनिक शक्ति की होनी आवश्यक है। यानी हुमायूं में इन दोनों ही बातों की कमी थी। न तो हुमायूं के पास इतना दम है कि वो किसी अच्छी व्यवस्था को लागू कर पाए, न उसके पास अच्छी क्षमता है कि वो अपने इतने बड़े साम्राज्य में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर पाए, व्यवस्था बना पाए, प्रबंधन कर पाए। लेकिन वो इन दोनों बातों में क्या था, कमजोर था, उसमें कमी थी। इस प्रकार साम्राज्य की विशालता हुमायूं की प्रमुख कठिनाई थी। साम्राज्य बड़ा था तो ये ही सबसे बड़ी कठिनाई थी हुमायूं की। दोस्तों असंगठित प्रशासन, हुमायूं का जो प्रशासन था वो असंगठित था, है ना। पूरा जो साम्राज्य था, भारत और एशिया दोनों थे, तो इसका जो साम्राज्य था, पूरा राज्य था, उसका एरिया था, वो असंगठित प्रशासन था, है ना। तो बाबर ने भारत को जीतकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, परंतु समयाभाव के कारण बाबर भारत के नव स्थापित मुगल साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से संगठित न कर सका। दोस्तों बाबर ने भारत तो जीत लिया, पूरे भारत के भूभाग पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन उसमें क्या नहीं कर सका, यानी कि पूरा अधिकार तो कर लिया, पूरे राज्य को अधीन तो कर लिया, लेकिन बाबर क्या नहीं कर सका, समय के अभाव के कारण, बाबर के पास में टाइम नहीं मिला, इतना टाइम की कमी होगी, समय अभाव के कारण बाबर भारत के नव स्थापित मुगल साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से संगठित नहीं कर सका। एक प्रशासन की दृष्टि से, अलग अलग टुकड़ों में प्रशासन की दृष्टि से, यानी कि इस प्रशासन इस टुकड़े में अलग, इस टुकड़े में अलग, यानी कि अलग अलग राज्य है तो उसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट करता भी होना चाहिए। यानी कि बाबर तो सबसे ऊपर है, लेकिन उसके नीचे भी अलग अलग स्तरों में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो नहीं कर सका, यानी कि उसको आवंटित नहीं कर सका। तो ये बाबर के सामने सबसे, हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई, यानी कि बाबर ने ये काम अधूरा छोड़ लिया। इसके बाद में अतः हुमायूं को उत्तराधिकार में जो साम्राज्य प्राप्त हुआ वह प्रशासन की दृष्टि से पूर्णतया असंगठित था। प्रशासन की अर्थव्यवस्था को मिटा पाना हुमायूं के बुत्ते से बाहर था। दोस्तों हुमायूं के बलबुत्ते से बिल्कुल प्रशासन को व्यवस्थित करना, ये दोस्तों बिल्कुल हुमायूं की बस की बात नहीं थी। आगे दोस्तों अफगानों द्वारा शक्ति संगठित करना। दोस्तों हुमायूं की तीसरी समस्या थी अफगानों द्वारा शक्ति संगठित करना। अफगानों के द्वारा जो शक्ति का संगठित करना है, तो ये भी इसके सामने समस्या थी। चलिए देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध व
धाकरा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित होने के बाद भी अफगान शांत नहीं हुए थे। दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह धाकरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और धाकरा का युद्ध दोनों में बाबर के हाथों पराजित होने के बाद भी अफगान शांत नहीं था। एक अफगान राष्ट्र है, एक अफगान क्या है, देश हम उसको कह सकते हैं, एक अलग एरिया है। तो अफगान से बाबर कौन था? हुमायूं का पिता, यानी कि हुमायूं से पहले जो बाबर था वो बाबर है, वो अफगानों से लड़ चुका था, अफगान शासकों से लड़ चुका था, यानी कि दुश्मनी पहले से मोल दी थी। और उसका अकबर का पुत्र हुमायूं में ये क्षमता नहीं थी कि वो उससे लड़ पाए। आगे हैं, वे अपने साम्राज्य पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। दोस्तों, जो भारत और एशिया दोनों साम्राज्य है, इनमें से एक अफगानों का शासन था, यानी कि अफगानों को हराकर बाबर ने अफगानों का शासन छीन लिया था। तो बाबर के चले जाने के बाद में अफगान वापस आए, तो अफगान हुमायूं के सामने लड़ने गए, यानी कि वो जो शासन जीता था अकबर ने वो वापस लेना चाहते थे। मोहम्मद लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ शेर खां भी अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा हुआ था। इस प्रकार अफगानों ने हुमायूं को कठिनाई में डाल दिया। शेर खां कहा करता था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत की बाहर खदेड़ दूंगा। दोस्तों, ये किसने कहा था? शेर खां के द्वारा कहा गया था, है ना। तो दोस्तों, अफगानों से लड़ने के लिए हुमायूं के द्वारा, है ना, मोहम्मद लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ शेर खां ने अपनी शक्ति की विस्तार करने के लिए वो भी बढ़ा हुआ था। इस प्रकार से हुमायूं अपनी बहुत ही अधिक कठिनाइयों, यानी कि चारों ओर से जो दुश्मनी मोली हुई थी वो भी आक्रमण करने, उस हुमायूं का शासन हड़पने के लिए तैयार हो गए। यानी हुमायूं में योग्यता नहीं थी, तो ये हुमायूं के सामने समस्या थी, इसके बाद में कठिनाई थी, है ना। आगे है हुमायूं के संबंधियों की महत्वाकांक्षाएं। दोस्तों, हुमायूं था ना बाबर का पुत्र, उसकी क्या संबंधियों से महत्वाकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, है ना, महत्वाकांक्षाएं, है ना। संबंधियों, हुमायूं के जो भी संबंधी थे उसकी महत्वाकांक्षाएं भी थी। बाबर की मृत्यु के बाद उसके सगे संबंधियों की महत्वाकांक्षाएं भी हुमायूं के लिए सिर दर्द प्रमाणित हुई। हुमायूं के भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। हुमायूं का जो भाई था, हुमायूं के जितने भी भाई थे, उन्होंने उसके विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। हुमायूं के संबंधी दिल्ली पर निगाहें लगाए हुए थे। दोस्तों, अकबर तो मर चुका था और हुमायूं जब राजा बना तो क्या हुआ? हुमायूं कमजोर था, है ना। तो दिल्ली की निगाहें भी किस पर थी? हुमायूं पर थी, हुमायूं के शासन पर थी। हुमायूं का बहनोई मिर्जा मोहम्मद जमान, जिसे बिहार और बाद में जौनपुर का सूबेदार बनाया गया, दिल्ली के तख्त पर निगाहें लगाए बैठा था। दोस्तों, एक और शासक था, एक और, यानी कि ये देखिए, हुमायूं का एक बहनोई था मिर्जा मोहम्मद जमान, जिसे बिहार और बाद में जौनपुर का सूबेदार बनाया गया था, दिल्ली के तख्त पर। दोस्तों, जो दिल्ली का जो तख्त शासन पर है उस पर क्या निगाहें लगाए बैठा था। इसी तरह तैमूर का एक वंशज सुल्तान मिर्जा राजा भारत में किन्हीं अपनी सत्ता स्थापित करने का इरादा रखता था। दोस्तों, हुमायूं बिल्कुल कमजोर शासक था, तो चारों ओर से दृष्टि पड़ी हुमायूं पर कि हम इसको जीत सकते हैं और सभी चाहते हैं कि हम शासन स्थापित कर लें। बाबर का बहनोई मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा भी भारत का शासक बनने के सपने संजोए बैठा था। दोस्तों, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, भारत का शासक बनना चाहता था, इस प्रकार के सपने संजोए बैठा था। कौन? मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा। ओके, इसके बाद में उसने बाबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का बादशाह बनने का षड्यंत्र किया। दोस्तों, जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो पता तो चल गया कि बाबर की मृत्यु हो चुकी है और हुमायूं में उतनी योग्यता नहीं कि वो लड़ सके, तो सभी ने षड्यंत्र रचा। बादशाह बनने का षड्यंत्र सबके मन में था। इस प्रकार हुमायूं के सगे संबंधी ही उसके लिए कठिनाइयों के कारण बन गए। दोस्तों, जैसे कि हुमायूं, बाबर ने तो चारों और क्या दुश्मनी मोल ली थी, है ना। तो
बाबर के चले के जाने के बाद में हुमायूं के जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी हम कह सकते हैं ननिहाल पक्ष के या फिर किसी अन्य पक्ष से जितने भी लोग हुआ करते थे, वो भी बाबर के विरुद्ध हुमायूं के विरुद्ध क्या करने लगे, दिल्ली पर निगाहें बनाने लगे। देखिए, रिक्त राजकोष भी हुमायूं की सबसे बड़ी समस्या थी। देखिए, हुमायूं को जो साम्राज्य मिला था उसका राजकोष लगभग खाली था। बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के बाद सैनिकों और जनता में खूब धन बांटा था, इससे राजकोष पूर्णतः रिक्त हो गया था। एक विस्तृत साम्राज्य के लिए काफी धन की आवश्यकता थी। दोस्तों, अगर किसी स्थान पर विस्तृत साम्राज्य खड़ा करना है तो बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। हुमायूं असंगठित प्रशासन, जो बाबर का पुत्र हुमायूं है ना, वो असंगठित प्रशासन तंत्र की स्थिति में एक धन इकट्ठा नहीं कर सकता था। दोस्तों, इतने बड़े साम्राज्य में से धन इकट्ठा करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है एक के लिए। परिणाम स्वरूप रिक्त राजकोष के कारण हुमायूं को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, हुमायूं शासक तो बन गया, लेकिन उसके पास में धन दौलत नहीं थी, तो ये भी उसके लिए एक समस्या थी। इसके बाद में असंगठित सैन्य संगठन। दोस्तों, क्या असंगठित सैन्य संगठन, सेना थी ना, वो असंगठित थी। तो चलते हैं हम इसको देखें। बाबर द्वारा संगठित सेना से विभिन्न वर्गों एवं जातियों के, दोस्तों, बाबर के द्वारा जो बनाई गई संगठित सेना थी, तो उनमें विभिन्न अलग अलग वर्गों के और अलग अलग जातियों के क्या थे, सैनिक थे। दोस्तों, वास्तव में मुगल सेना तुर्क, मंगोल, अफगान, उज्बेक, फारसी और भारतीयों का जमघट था। दोस्तों, वास्तव में देखें तो मुगल सेना है वो तुर्कों का, मंगोल का, अफगान का, उज्बेक का, फारसी का और भारतीयों का जमघट था। बाबर तो ऐसे जमघट को अनुशासित रखने में सफल रहा, परंतु हुमायूं के लिए यह कार्य कठिन था। दोस्तों, चारों ओर जितना भी साम्राज्य था उनको तो जीत लेने के बाद में अन्य जो साम्राज्य दूर दूर बचा था, तो वो उनके जो राजा थे वो अकबर से प्रभावित थे, लेकिन जो हुमायूं है, हुमायूं के लिए बहुत ही सारा कठिन था। अन्य इलाके को जीतना बहुत ही कठिन था। तो ये भी क्या है, एक असंगठित सैन्य संगठित संगठन का होना इसका कारण रहेगा, है ना। असंगठित सैन्य संगठन था इसमें। इसके बाद में डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, एक विद्वान है डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, ये क्या कहते हैं, बाबर ने जिस ढंग से सेना का संगठन किया था, बाबर ने जिस तरीके से सेना का संगठन जो समूह बनाया था, वह उस जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता था। दोस्तों, बाबर के द्वारा जो सेना का संगठन बनाया गया था वो अन्य सैनिकों के लिए क्या हो सकता था, प्रभावित हो सकता था, किंतु सामान्य शासक के लिए उपयुक्त नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, हुमायूं एक सामान्य शासक की तरह ही था, लेकिन बाबर एक प्रभावित शासक की तरह था, एक शक्तिशाली और एक प्रभावित शासक की तरह ये बाबर था। तो इस बाबर के लिए एक सेना का जो गठन किया गया था, तो वो एक उसके लिए तो उपयुक्त था, लेकिन सामान्य शासक के लिए ऐसा संगठन उपयुक्त नहीं था। यानी कि ये वही बात है, असंगठित सैन्य संगठन, है ना, असंगठित सैन्य संगठन, इसके हो जाएगा। इसके बाद में सातवां आता है पॉइंट, इसमें हमने कितने 5-6 पढ़ लिया। इसके बाद में सातवां पॉइंट आता है राजपूतों का असंतोष, यानी कि चारों और जितने भी राजपूत थे, यानी कि बाबर ने राजपूतों के पास से शासन तो हड़प लिया था, लेकिन चारों और जो राजपूत थे, राजपूत शासक थे, उसमें असंतोष था। शासन ले तो लिया, अब उसको वापस लेना है, जीतना है। तो अकबर की मृत्यु के बाद में वो भी तैयार हो गए। दोस्तों, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय एवं चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार के कारण राजपूतों का जोश ठंड पड़ गया। दोस्तों, जब खानवा का युद्ध हुआ उसमें महाराणा सांगा दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे, उसकी पराजय हो गई। और संदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में तो महाराणा सांगा की पराजय हो गई, लेकिन एक और युद्ध हुआ संदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हो गई। किसकी? मेदिनी राय की हार हो गई। और इसी के कारण, यानी कि दोनों राजपूत शासकों के हार जाने के कारण जो राजपूतों थे उनका जोश है वो ठंडा पड़ गया था, यानी कि कम हो चुका था, परंतु उसमें बदले की ज्वाला सुलग रही थी। दोस्तों, खानवा का युद्ध हो या फिर चंदेरी का युद्ध हो, इन दोनों युद्धों में राजपूत पराजित हो गई अकबर से, लेकिन उस राजपूत शासक के अंदर
वो अभी तक सुलझन जारी थी, यानी कि ज्वाला की सुलग है वो जारी थी, यानी कि उसको वापस लेना था चाहते थे। देखिए, मेवाड़ के राजपूतों ने अन्य रियासतों के राजपूतों को संगठित करके अपने खेमे में सम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों, मेवाड़ के राजपूतों ने अन्य रियासतों के राजपूतों को संगठित करके अपने खेमे में सम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उस जो शासन था उसको वापस प्राप्त करने का उद्देश्य श्यारों की रियासतें, जो भी राजपूत रियासतें, उनको मिलाया और क्या किया, एक पुनः उसको क्या प्राप्त करने का प्रयास किया। बाबर की मृत्यु के बाद राजपूत शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बाबर का पुत्र बिल्कुल क्या है, कमजोर है। तो राजपूत बिल्कुल इतने तो नहीं थे कि बाबर को पराजित कर ले, लेकिन बाबर की मृत्यु हो चुकी तो हुमायूं को तो आसानी से कर सकते हैं, यानी कि उस राजपूत शासकों ने भी अपना जो शासन है उसका विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण भी हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि राजपूतों से भी राजपूतों का बदला लेने का जो आग था राजपूतों के अंदर, तो वो भी हुमायूं के लिए कठिन हो गया। यह भी, यानी कि ये भी एक कठिनता आई हुमायूं के लिए। यानी कि हम हुमायूं के जीवन में जो कठिनाई आई उसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जनता में व्याप्त असंतोष। दोस्तों, जब हुमायूं शासक बना तो जनता के मन में असंतोष व्याप्त था, यानी कि मुगल विदेशी थे। कहाँ के थे? मुगल विदेश से भारत में आए थे। बाबर ने भारत में अनेक विजय करके, दोस्तों बाबर ने भारत में अनेक विजय करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दोस्तों, बाबर जब भारत में आया था तो भारत में बाबर ने अनेक विजय प्राप्त की चारों ओर, यानी कि पूरा पूरा भारत का भूभाग और मध्य एशिया को भी जीत लिया था। यानी बाबर ने बहुत ही बड़ा शासन भारत में स्थापित किया था। अतः भारत की जनता के लिए मुगल विदेशी आक्रमणकारी और आतताई हो चुके थे। विदेशी आक्रमणकारी हुमायूं, बाबर, ये सभी बाहर से आए थे। ये जनता को पता था, यानी कि ये जो मुगल है वो बाहर से आए, विदेशी हैं, इसका हमारे पर अधिकार नहीं हो सकता। यानी कि लोगों के मन में क्या था? असंतोष था मुगलों के प्रति। उसका नए साम्राज्य के बादशाह में कोई विश्वास नहीं था। दोस्तों, जो जनता थी बाबर के मरने के बाद में, जो जनता थी, उस जनता का बादशाह में कोई विश्वास, बादशाह कौन था? हुमायूं बादशाह बना था अकबर के बाद में, तो उसमें कोई विश्वास नहीं था। अकबर में भी विश्वास नहीं था। और सामान्य प्रजा के विश्वास, निष्ठा, सहानुभूति के अभाव में किसी शासक का सफल हो पाना बड़ा कठिन है। अगर दोस्तों किसी साम्राज्य के अंदर राजा के ऊपर अगर प्रजा का विश्वास नहीं है, प्रजा की कोई आशा नहीं है, प्रजा की कोई राजा के प्रति उम्मीदें नहीं है, तो दोस्तों प्रजा का साथ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों उस शासक का सफल होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक रोड़ा था उस हुमायूं के बीच में, हुमायूं के जीवन में, है ना। इस प्रकार जनसाधारण में व्याप्त असंतोष ने हुमायूं के लिए अनेक कठिनाइयों को जन्म दिया। जनसाधारण के व्याप्त में, दोस्तों जनसाधारण में व्याप्त जो, यानी कि सामान्य जनता में व्याप्त जो असंतोष है, तो वो भी एक हुमायूं के लिए कठिनाई बन चुका था। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं 9वें पॉइंट की ओर। क्या है 9वां पॉइंट? साम्राज्य का आगीरों में बंटा होना। दोस्तों, साम्राज्यों का किसमें? आगीरों में बंटा होना। साम्राज्य का जो भी जितने भी साम्राज्य थे अलग अलग जागीरों में बंटे थे, तो उस अलग अलग जागीरों में साम्राज्य का बंटा होना ये भी एक हुमायूं के लिए कठिनाई थी। बाबर ने तमाम राज्य को जागीर में बांट दिया था। दोस्तों, जो बाबर था उसने जो जीता था जितना भी इलाका, उनमें अलग अलग रियासतें बना ली, अलग अलग जागीरदार बना लिए, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जागीरों में तो बांट दिया था साम्राज्य को, लेकिन जो बाबर के मरने के पश्चात लगभग स्वतंत्र हो गई थी। हाँ, जितने भी भारत को बाबर ने जीत तो लिया था, बाबर ने अधिकार तो कर लिया था भारत में, लेकिन बाबर के मरने के बाद में जो अलग अलग भारत में जो जागीर है, उस जागीरों का जागीरदार है, वो भी बाबर मर जाने के बाद में वो भी स्वतंत्र हो चुका था। यानी कि अब तो बाबर है नहीं, अब हम हुमायूं का कहना मानेंगे नहीं, यानी कि हुमायूं में वो दम ही नहीं है जितना बाबर में था। तो दोस्तों वो जागीरदार थे ना, वो भी बाबर के मरने के बाद में स्वतंत्र हो गए। कौन? जागीरदार, है ना। जागीरदार केवल कुछ टैक्स या लड़ाई के समय कुछ सेना देते थे, है ना। लड़ाई के समय कुछ एक सेना बाबर को दिया करते थे। जागीरदारों की सेना से लाभ की बजाय हानि होती थी।
उसके सैनिक जागीरदारों के प्रति वफादार होते थे। किसके सैनिक? जो जागीरें हम कहें, हाँ, तो जागीरदारों के जो सैनिक थे वो अकबर के प्रति वफादार थे, यानी कि अकबर की भलाई में युद्ध करते थे। और उसकी सेना को भी अलग अलग ढंग से शिक्षा मिली होती थी। यदि बाबर राज्य को जागीर में नहीं बांटता तो सेना विशाल होती, संगठित होती और उसके पास अपार धन राशि होती। बाबर ने राज्य को अलग अलग जागीरों में बांट लिया तो धन को इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, यानी कि जागीरदार हैं वो हुमायूं का कहना मानते नहीं। अगर जागीरदारों को नहीं बनाया होता और एक पूरा साम्राज्य होता तो वहां से एक धन को इकट्ठा करना बिल्कुल आसान हो जाता। इस प्रकार बाबर ने राज्य को जागीरों में विभक्त करके ही हुमायूं के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर ली। इसके बाद में हुमायूं की चरित्र कमजोरियां। दोस्तों ये पॉइंट है कि हुमायूं की जो चारित्रिक कमजोरियां थी, हुमायूं के अंदर जो चरित्र था वो बिल्कुल चरित्र विहीन था, यानी कि उसमें ये कमजोरियां थी, है ना, तो ये भी कठिनाइयां है ना। हुमायूं में एक योग्य सेनानायक व कुशल प्रशासक का अभाव था। योग्य सेनानायक नहीं था, योद्धा नहीं था, वह विलासी था। दोस्तों बिल्कुल विलासी था, यानी कि दोस्तों वो भोग विलास में बहुत ही निपुण था, यानी कि हम कह सकते हैं भोग विलास का बिल्कुल आदी हुआ करता था। ये भी इसके चरित्र की कमी होने का कारण है, मुख्य कारण। इसके बाद में हुमायूं साधारण विजय के बाद आमोद प्रमोद में लग जाता था। छोटी मोटी अगर हुमायूं विजय प्राप्त कर लेता था तो बिल्कुल वो इस प्रकार मनोरंजन करने लग जाता था जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा युद्ध जीत लिया। उसने अपनी संदेहशील प्रकृति के कारण किसी भी भारतीय शासक के साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं किए, यानी कि जितनी समय तक हुमायूं ने शासन किया तो चारों और कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाया, जिससे उसे कठिनाई के समय कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई। यानी कि जैसे ही चारों ओर से राजपूतों का आक्रमण हुमायूं पर हुआ तो वो अन्य किसी शासक के साथ में संबंध न होने के कारण किसी अन्य शासक को बोल ही नहीं पाया कि तुम मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। इस प्रकार से कहेगा किसको? जब किसी अन्य पास वाले, जैसे कि हमारे दोस्त के साथ में अगर हमारे अच्छे संबंध नहीं है तो किसी परिस्थिति में वो हमारा दोस्त कैसे सहायता कर पाएगा? आएगा भी नहीं। यानी कि तूने तो बहुत ही वर्षों पहले मुझे छोड़ दिया था, उसके बाद में कभी मिला ही नहीं, कभी याद ही नहीं किया, तो मैं तेरी सहायता किस प्रकार करूं और किस प्रकार तुझे मेरा साथी मानकर, दोस्त मानकर मैं तेरी सहायता करूं। यानी कि अगर किसी परिस्थिति में, किसी कठिन परिस्थिति में सहायता चाहिए तो पहले तो संबंध होने चाहिए, थोड़ी मधुरता होनी चाहिए, यानी कि इसकी सहायता मुझे करनी चाहिए। तो हुमायूं ने तो ऐसा आसपास में कोई वातावरण बनाया ही नहीं, किसी अन्य ऐसे राजा दोस्त को बनाया ही नहीं कि उसके पास में वो सहायता मांगे, तो ये भी इसके सामने कठिनाई थी। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करके अपनी कठिनाई को और अधिक बढ़ा दिया। दोस्तों हुमायूं ने अपने भाइयों में जो साम्राज्य अकबर ने जितना साम्राज्य बनाया था, है ना, अकबर ने जितना साम्राज्य जीता था उसका शासक हुमायूं को बनाया। तो हुमायूं ने क्या किया? जितने भाई थे हुमायूं और ये, हुमायूं ने सभी भाइयों में, हुमायूं कितने भाई थे, उस भाइयों में हुमायूं ने अपने ही भाइयों में अपनी ही भूमि को बांट लिया, भाइयों को दे दिया अलग अलग। ये उसकी कठिनाई, क्योंकि साम्राज्य विभाजन के कारण एक और मुगल साम्राज्य की स्थिति क्षीण हो गई, यानी कि भाई आपस में लड़ने लगेंगे, है ना, साम्राज्य के लिए। दूसरी तरफ उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह करके स्थिति को और अधिक खतरनाक बना दिया, यानी कि बाबर के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, बाबर हुमायूं के सामने, यानी उसके भाई भी उसका विरोध करने लगे, है ना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हुमायूं उत्तराधिकारी के रूप में अनेक कठिनाइयां आई, और परंतु उसने अपने चारित्रिक दोषों के कारण इन कठिनाइयों को और भी अधिक बढ़ा दिया। चारित्रिक कठिनाइयों के कारण, है ना, चारित्रिक दोषों के कारण उसने अपनी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। इसके बाद में दोस्तों हमने आज की क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। अब हुमायूं की उपलब्धियां। हुमायूं भारत में जैसे ही अकबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं ने ऐसे क्या क्या कार्य किए जिससे उसकी उपलब्धियां आज भी इतिहास में लिखी हुई है, और उसके बाद में हुमायूं की असफलता के कारण। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से
आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र जेएनयू को समर्पित कहो या फिर वनवीक सीरीज को समर्पित कहो, आपको बेहतरीन तरीके से सेकंड ईयर के वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपके अपने दोस्त के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो उस हिसाब से अपना विचार मत जरूर रखिएगा। तो और अपनी किसी जरूरतमंद सब्जेक्ट के अध्ययन के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियोस को लाइक करते जाइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिगरी साथी के साथ में जो आपकी क्लास में पढ़ता है और वो भी चाहें तो आप कर सकते हैं शेयर। वैसे आप जानते ही हो कि दूसरों की भलाई करने पर ही खुद की भलाई हो सकती है, इस बात से तो अवगत है। तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, यही एक भलाई का कार्य। अगर आपको इस वीडियोस को सीख कर कुछ सीख पाए हो, देखकर कुछ, अगर इस वीडियोस को देखकर कुछ सीखे हो तो आप ऋणी हो चुके हो इस वीडियोस के, है ना। तो आपको एक लाइक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मिलता हूं, आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।